नमस्कार साथियों, होप ऑफ डेस्टिनेशन के यूट्यूब चैनल पर आज फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साक्षात्कार के साथ। और साक्षात्कार में मेरे साथ हैं एक ऐसी महिला जो कि अपने जीवन को बड़ी अच्छी तरीके से व्यतीत कर रही थीं, बहुत खुश थीं अपने जीवन में, और अचानक एक ऐसी घटना हुई उनके साथ जिस घटना ने उनके जीवन को एक अलग मोड़ दिया। लेकिन वो घबराई नहीं और उस जीवन को भी स्वीकार किया, संघर्ष किया और अंत में सफलता के पायदान पर, सफलता के शिखर पर पहुंची। हमारे साथ हैं पंजाब की रहने वाली इंद्रजीत। इंद्रजीत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इंद्रजीत जो कि अपने शहर में रह रही थी, अचानक से एक व्यक्ति ने इनके ऊपर एसिड अटैक किया और एसिड अटैक करने पर इनकी आंखों की रोशनी जाती रही और साथ साथ में पूरे शरीर को, जो कि सिर का हिस्सा है और बॉडी का और भी हिस्सा है, उस हिस्से को पूरी तरीके से जला दिया। लेकिन उसके बाद भी इंद्रजीत ने हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करती रही। आइए सुनते हैं इस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट का नाम दिया है हमने संघर्षों की कहानी इंद्रजीत की जुबानी। तो इंद्रजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। नमस्कार इंद्रजीत जी, सबसे पहले आपसे प्रश्न, जो ये आपके साथ घटना हुई है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। मुझे पता है कि जो हमारे बुरे क्षण होते हैं उनको याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन तब भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपके साथ कैसे कैसे ये घटना हुई। नमस्कार सर, पहले तो और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे एक ये मंच दिया जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूँ। तो ये घटना सर एक्चुअली हुई थी 8 दिसंबर 2011 में। तो उस टाइम से मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और साथ साथ मैं टीचिंग करती थी, स्कूल में टीचर थी और अपनी जो स्टडी है प्राइवेट करती थी घर पे ही रह के। तो वो जो लड़का था, जैसे वन साइडेड लव होता है ना, तो उस टाइप से फिर वो उनसे शादी करना चाहता था। तो मैंने शादी के लिए मना कर दिया था। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मेरे ऊपर ऐसे डाला था। इंद्रजीत जी, आपके घर में कौन कौन सदस्य रहते थे उस समय? सर उस टाइम मैं और बस मेरी मदर थी। तो भाई था मेरा, लेकिन वो हमारे साथ ही था, वो फॉरेन में इटली में रहता था उस टाइम पे। अच्छा, और आपके पिताजी? तो वो बहुत टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे, जब मैं 3-4 साल की थी उस टाइम वो एक्सपायर हो गए। जी इंद्रजीत जी, ये किस वर्ष की बात है जब ऐसी ये घटना हुई है आपके साथ? सर ये 2011 की बात है, 8 दिसंबर 2011। हाँ, 2011 की बात है। उसके बाद जब एसिड अटैक हुआ, उसके बाद आपको हॉस्पिटल ले जाया गया होगा। तो पहले तो हाँ जी बताइए। पहले तो सर एक लोकल हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए थे, प्राइवेट छोटा सा हॉस्पिटल था। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा इंजरी, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, तो फिर उन्होंने मुझे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। तो वहाँ तो फिर कंटिन्यूसली 4 महीने तक एडमिट रही थी और बहुत सारी ऑपरेशन हुए, सर्जरी हुई और आंखों की रोशनी तो जो उसने एसिड डाला मेरे पर उसी टाइम चली गई थी। उसके बाद मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। जी, तो एसिड अटैक, जो एसिड पड़ा था वो आपके फेस पे पड़ा था और बॉडी पे? हाँ, जैसे ही मतलब वो जग में लेके आया था एसिड ना जी। अगर वाटर वगैरह में होता फिर कौन डलता, लेकिन वो जग में था। तो किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, मैंने उठ के दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला उसने पूरा जग का जग मेरे चेहरे के ऊपर फेंक दिया। तो पूरा चेहरा मतलब डैमेज हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, नाक कान सब डैमेज हो गए। जी, हाथों पे, चेस्ट पे, सब जगह। जी, तो इंद्रजीत जी, उसके बाद ये बड़ा कठिन समय था जब आपके साथ एक घटना हुई और मुझे लगता है लगभग 5-6 महीने आप हॉस्पिटल में भी रही होंगी। जी सर, हाँ 4 महीने तो कंटिन्यूसली रही मैं पीजीआई चंडीगढ़ में। उसके बाद फिर अलग अलग हॉस्पिटल, फिर फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में
उसके बाद शंकर नेत्रालय चेन्नई में जहाँ आंखों का ऑपरेशन करवाए, लेकिन कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए। आई साइट तो बिल्कुल नहीं आई उसके बाद। ऑपरेशन तो अभी भी मेरे चलते हैं। डॉक्टर ने बोला है कि 35 से 40 सर्जरी होगी तो जाके थोड़ा, क्योंकि मुझे फेस कवर करके रखना पड़ता है, तो डॉक्टर ने कहा कि 35 से 40 सर्जरी होंगी तो जाके आपका फेस थोड़ा देखने लायक हो जाएगा। 35 से 40 सर्जरी होने के बाद ही आपका फेस जो है थोड़ा सही सलामत होगा। दर्शक हमारे सुन रहे हैं इन सभी बातों को। इंद्रजीत जी, उसके बाद कहते हैं कि जब एक व्यक्ति के साथ हादसा होता है बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन उसके बाद आपने कैसे हिम्मत जुटाई और कैसे आपने निश्चय लिया कि मुझे अपना जीवन जीना है और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कुछ करके दिखाना है? सर, जब ये हादसा हुआ पहले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो जब ये हादसा हुआ उसके 1 साल तक तो मतलब ऑपरेशन बहुत हुए, मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहता था कि क्या ना आगे क्या करना, क्या नहीं। लगता था कि जिंदगी बस खत्म हो गई है, आगे कुछ नहीं है। तो 2 बार सुसाइड करने की भी ट्राई की मैंने, लेकिन फिर भी मर नहीं पाई। मुझे लगा कि शायद भगवान अभी नहीं चाहते कि मैं मरूं, शायद है कुछ जिंदगी में आगे करने के लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया 2 बार सुसाइड करने के बाद भी जब मैं नहीं मरी कि नहीं, अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं सोचूंगी। और जो मैं पहले चाहती थी, जब मैं ठीक थी तो मैं सोचती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, अपने पैरों पे खड़े होना है। तो फिर मुझे लगा कि अगर चेहरा खराब हो गया और दिखाई नहीं देता तो पढ़ाई तो मेरी बेकार नहीं गई ना, मैं अभी पढ़ सकती हूँ, आगे कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। लेकिन लोग बोलते थे कि तुम्हारा चेहरा खराब है, आंखें से दिखाई नहीं देता, कि आगे पढ़ के क्या करना है और घर पे बैठो बस खाना खाते रहो। तो मैंने सोचा कि ये तो एक जानवर भी कर ही लेता है, उसको एक कहीं जगह बांध के रखो, खाना खाते रहो। बस मैंने सोचा मैं खाना खाने के लिए थोड़ी जीना है, मुझे कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करके दिखाना ही है। फिर मुझे NIH का पता चला था, देहरादून का, क्योंकि पहले मुझे ये नहीं पता था कि ब्लाइंड होने के बाद कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे, मतलब कोई आइडिया ही नहीं था कि आगे कैसे क्या करना है। फिर मुझे NIH का पता चला। जब मैं NIH गई, वहाँ पे इतने सारे ब्लाइंड बच्चों से मिली, फिर मुझे बहुत हिम्मत आ गई कि नहीं, जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। वहाँ जाके मेरा डिप्रेशन काफी हद तक खत्म हुआ। वहाँ पे कौन सा कोर्स किया आपने इंद्रजीत? सर, सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे एडजस्टमेंट का कोर्स किया था 3 मंथ का। तो वहाँ पे हमें सिखाया जाता था जो डेली, मतलब कैसे मोबिलिटी करनी है। पहले जब मैं घर पे थी, मतलब एकदम से ब्लाइंड होगी ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम लगा, 2 साल 4 साल में, मेरी तो आई साइट 1 सेकंड में चली गई। तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे मोबिलिटी घर में किधर से किधर क्या करना है। मैं तो पानी का गिलास तक नहीं लेके पी सकती थी। मुझे, मेरी मदर है, बस बेड पे ही खाना देना, सब कुछ करना। तो जब मैं NIH गई, मेरी मदर कह रही थी कि तुम वहाँ जाके क्या करोगी, तुमको तो 4 कदम चलना भी नहीं आता, वहाँ कैसे रहोगी अकेले। तो मैंने इनको कहा कि मैं घर से भी तो मर ही रही हूँ, अगर वहाँ जाके एक बार देखना चाहती हूँ कि हाँ, कि मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो वहीं जाके, नहीं तो घर से ही मरना ही है। तो मैं घर से एक तरह से झगड़ा करके गई थी, क्योंकि मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि उनको लगता था मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो मैं फिर गुस्से में एक बार गई वहाँ, अगर मुझे देखना है वहाँ जाकर, अगर नहीं कुछ कर पाई तो फिर मैं आ जाऊंगी। लेकिन जब वहाँ गई, एडजस्टमेंट का कोर्स किया, तो विकास सर, आपने, देवीलाल सर ने इतना सपोर्ट किया, मोबिलिटी सिखाई, और इतने सारे ब्लाइंड बच्चों से मिली, तो मुझे लगा कि नहीं, अब जिंदगी रुकी नहीं है मेरी, मैं आगे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल इंद्रजीत, वहाँ से जब आपका कोर्स समाप्त हुआ और आप अपने कार्य करने के लायक हो गए, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए एक तरीके से, अपने काम करने लगे, मोबिलिटी आपकी अच्छी हो गई, आप डेली लिविंग स्किल्स सही तरीके से करने लगे, उसके बाद आपका सफ़र कैसे जारी रहा और आपने जो बैंकिंग और दूसरी जगह पे आपने कैसे ट्राई किया, क्या क्या मुश्किलें आई वहाँ पे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए।
जब मैं सर NIH में थी तो मैं देखती थी कि जो मेरे साथ के फ्रेंड सर्कल में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं सब लोग बैंक के एग्जाम के फॉर्म भरते थे। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि तुम क्यों नहीं डालती हो। तो मेरे दिमाग में भी ये बात बैठ गई थी कि मुझे तो दिखता नहीं है और मेरा चेहरा खराब है, तो इस वजह से मुझे कोई जॉब नहीं देगा। इस वजह से पहले पहले मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन फिर उन सब ने जब मुझे मोटिवेट किया तो मैंने बैंक के फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे पंजाब से फॉर्म डालती थी, चंडीगढ़ से डालती थी, तो हमारे वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है ब्लाइंड बच्चों को लेके। तो कई बार मेरा ऐसा हुआ कि मैं एग्जामिनेशन सेंटर से एग्जाम देने जाती थी तो मेरा चेहरा खराब होने की वजह से मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। तो बहुत अच्छे अच्छे मेरे हाथ से मौके चले गए कि मेरा चेहरा खराब होने की वजह से मैं एग्जाम नहीं दे पाई। और कुछ ऐसा होता था कि जैसे एग्जाम देना होता था तो मुझे राइटर नहीं मिलते थे, जो स्क्राइबर होते हैं जो एग्जाम लिखते हैं वो नहीं मिलते थे, तो उनकी वजह से बहुत दिक्कत आती थी। फाइनेंशियली भी दिक्कत आई और मेंटली भी बहुत प्रेशर रहता था जी। लेकिन हाँ बिल्कुल। जी। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इंद्रजीत अभी दिल्ली में कैनरा बैंक में एज अ क्लर्क काम कर रही हैं और इतने संघर्ष होने के बाद भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, मेहनत करती रहीं और अंत में क्लरिकल जैसे पद पर वो शोभायमान है। इंद्रजीत जी, एक और सवाल है आपसे कि एक तो लड़की, दूसरा एसिड अटैक, तीसरा दृष्टि दिव्यांगता, इन तीनों के बाद में जब ये सारी चीज़ें, ये हादसा हुआ आपके पास, तो समाज की आपके प्रति क्या सोच थी? और जब आप सक्सेस हुई, जब आप क्लर्क के महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रही हैं, अब समाज की सोच में क्या परिवर्तन है, समाज में और आपके परिवार की सोच में क्या परिवर्तन आया? सर जब ये हादसा हुआ, मतलब मेरे साथ ही नहीं, अगर किसी लड़की के साथ भी कुछ भी हादसा हो जाता है तो समाज पहले लड़की को ही दोष देता है। बिल्कुल। कि अगर रेप हो जाए तो भी कहता है कि इसमें छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, एसिड अटैक हो जाए तब भी वो लड़की से ही उंगलियां उठाते हैं, लड़के को कोई कुछ नहीं कहता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लोग आस पड़ोस के, सोसाइटी के, सबको लगता था कि मेरी ही गलती है, लड़के को कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मैंने पहले पहले तो मुझे भी उनकी बातें सुन के बड़ा मन दुखी होता था कि कैसे लोग हैं, कैसे लोगों के बीच में रह रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब रोज ही एक ही बात सुनते सुनते मैं इतना अपने आप को मैंने उनकी बातों को सुनना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि इनकी बातें सुनने से अच्छा है कि हम अपने पढ़ाई से, अपने करियर से ध्यान दें। तो लोग बोलते थे कि नहीं ये तो पागल हो गई है। मैंने बैंक एग्जाम देने स्टार्ट किए तो लोग बोलते थे ये पागल हो गई, कर ऐसे वाले पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलती, इसकी ऐसी हालत में इसको कौन नौकरी देगा। मैंने काफी एग्जाम दिए हुए, मतलब इतने सारे एग्जाम देती थी, मेरा क्लियर नहीं होता था। तो जब एग्जाम क्लियर नहीं होता था तो और ज्यादा ताने सुनने को मिलते थे कि हाँ कि इसको तो जानबूझ के, मतलब कोई नौकरी दे ही नहीं सकता है तो ये फालतू में ही अपने टाइम खराब कर रही है। हाँ तो पहले ही बोलते थे इसको कौन जॉब देगा, इसलिए इसका एग्जाम क्लियर नहीं होता। घर से भी गुस्सा करते थे कि फालतू में ही ये पैसे खराब कर रही है, टाइम खराब कर रही है। मैंने भी लेकिन बोला है उनको, जब तक मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होता चाहे जितना टाइम लगे, जो मर्जी हो जाए, मैं एग्जाम देना नहीं छोड़े। जब एग्जाम क्लियर हुआ, और मैं एक बात और बताती हूँ, मेरे फैमिली में एक पंडित जी को पूछा किसी ने कि ये एग्जाम दे रही है तो इसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये कितनी मर्जी कोशिश कर ले, इसका कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये कभी कुछ नहीं कर सकती, पंडित जी ने बोला। जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, जिस दिन रिजल्ट आया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे तो उम्मीद थी कि मेरा क्लियर होगा ही होगा। तो हमारे घर वालों ने बोला कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया, उस पंडित जी को जाके मिठाई दे के आते हैं। मतलब आप तो पहले कहते थे कि एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अब आप बोलते हैं कि पंडित जी को जाके मिठाई दे के आओ। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। ज्यादातर अंधविश्वासों पे भी विश्वास करते हैं लोग ना, खुद पे यकीन करने की बजाय दूसरों पे ज्यादा यकीन करते हैं। तो अब जो लोगों की सोच है आपके प्रति वो कैसी है?
अभी तो काफी चेंज हो गया है। पहले जो बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर सकती, इसकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई है, और वही लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं इसने बड़ा मतलब दिल्ली में है, काम कर रही है, अच्छा है। जी। इंद्रजीत, आप जिस बैंक में काम कर रही हैं, कैनरा बैंक में, वहाँ के कर्मचारियों का बिहेवियर, कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? सर वहाँ पे मेरी खुशकिस्मती है ये कि सारा स्टाफ, जितने मेरे कोलीग हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। वो लोग खुद बोलते हैं, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो बहुत सारे मेरे पास आए स्टाफ के ना कि हाँ मुझे देख के कह रहे हैं उनको मोटिवेशन मिल रहा है जिंदगी में आगे बढ़ने का, कि जब ये लड़की ऐसे हालात में जिसका पूरा चेहरा खराब है, दिखाई नहीं देता, दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में काम कर सकती है, तो हम तो फिर भी फिजिकली फिट हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो लोगों को बड़ी खुशी होती है, सब मेरे साथ मतलब अच्छे से खाना खाना, सब कुछ मतलब काम करना, तो अच्छे से रहता था। इंद्रजीत जी, एक और सवाल आपसे, इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए इसने सभी लोगों पर एक नकारात्मक प्रभाव डाला है, सभी की ज़िंदगी को उथल पुथल कर दिया है। तो बतौर दृष्टि दिव्यांग आपके जीवन में कोरोना का किस तरीके से प्रभाव है और आप उससे किस तरीके से पार पा रहे हैं? सर कोरोना की वजह से वो है तो ऐसा ही कि जिंदगी जैसे एक तरह से रुक गई है। पहले रेगुलर ऑफिस जाना आना सारा दिन को पता ही नहीं चलता था, लेकिन जब से कोरोना आया तब से हमें वर्क फ्रॉम होम ही दिया गया है। मैं घर से ही काम करती हूँ। जैसे मेरा काम बैंक में होता है कि कस्टमर को, हमारे आरओ को सर्कल ऑफिस में कॉलिंग वगैरह का काम करना होता है, तो घर से ही कॉलिंग करती हूँ। तो जो भी फिर डेटा वगैरह कलेक्ट करना होता है शाम को अपने ऑफिस में सब सबमिट कर देती हूँ। तो जब से लॉकडाउन लगा है तो घर से ही सर काम कर रही हूँ। आपकी लाइफ में जो आपका ये जीवन है दृष्टि दिव्यांग होने के बाद और एसिड अटैक होने के बाद, आप किस व्यक्ति को अपना रोल मॉडल मानती हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ तक पहुँचने में आसानी हुई और आप यहाँ तक पहुँच गए? रोल मॉडल तो सर अगर इसका नाम लूंगी तो सर वैसे तो मेरी मदर हैं, जो हर मुश्किल दौर में मेरे साथ रही हैं। जब से ये हादसा हुआ हॉस्पिटल के अंदर, और कोई नहीं होता था ना, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने अकेले ही मुझे संभाला। चेन्नई लेके गई, जितने भी हॉस्पिटल ऑपरेशन हुए, देहरादून में मेरा साथ दिया उन्होंने ही दिया। लेकिन और भी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, टीचर्स हैं, और स्पेशली एनआईवीएच का तो मैं कभी भूल नहीं सकती कि अगर मैं एनआईवीएच नहीं जाती तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाती। बिल्कुल इंद्रजीत, बहुत हम लोग बहुत खुश हैं कि आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंची हैं जहां पहुंचना एक दृष्टि दिव्यांगजन के लिए और एक एसिड अटैक विक्टिम के लिए बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के ऊपर एसिड अटैक होता है तो वह साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और मुश्किल होता है उसे इस ज़माने में, इस समाज में अपने आप को साबित करना। लेकिन आपके जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं कि आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे जहाँ से आपको देखकर लोग आगे बढ़ें। आप लोगों के लिए एक आईना है। दूसरी चीज़ है कि एक संदेश मैं आपसे चाहता हूं कि जो हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन हमारे समाज में ऐसे हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो अपने काम नहीं करना चाहते, जो खुद अपना एक कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहते, उनके लिए एक छोटा सा संदेश आप प्लीज़ दें। तो सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसके शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाए, आंखें चली जाए, हाथ चला जाए, पैर चला जाए, लेकिन उसको कभी रुकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि शरीर का एक अंग खराब हो गया तो हमारी ज़िंदगी रुक गई है। अगर हमारे अंदर हौसला है, हिम्मत है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे शरीर का कोई अंग खराब है या सही है, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि जिनका कुछ
कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई, लेकिन वो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, खास करके लड़कियां। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आप खुद के ऊपर शर्म महसूस मत करो, क्योंकि शर्म को तो उसको आनी चाहिए जिसने ये गलत काम किया है। आप बाहर निकलो, जो आप पहले आपके सपने थे अपने सपनों को पूरा करो। बिल्कुल बिल्कुल इंद्रजीत जी, आपका मैसेज, आपका संदेश उन दिव्यांगजनों तक ज़रूर पहुंचेगा हमारे होप ऑफ डेस्टिनेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आपकी तरह ही मैं भी यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी अंग से दिव्यांग है या कोई अंग काम नहीं कर रहा है, तो आप एक कदम आगे बढ़ाइए। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से समाज में आप एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने परिवार में एक अच्छी तरीके से सम्मानित व्यक्ति होकर जी सकते हैं। आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके अंदर दृढ़ संकल्प हो, आपके अंदर वो सोच हो, वो सकारात्मक विचार हों जिनके तहत आपको आगे बढ़ना है। और हम सभी होप ऑफ डेस्टिनेशन की पूरी टीम आपको सलाम करती है और आपके जज्बे को सलाम करती है, और ईश्वर से यही कामना करती है कि आप हर वो सफलता की सीढ़ी पे आगे बढ़ें, जिससे आप एक नया मुकाम हासिल करें, एक नई ऊंचाइयां हासिल करें। हम सभी आपके साथ हैं। आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप हम लोगों से बात कर सकते हैं और हम लोगों से पूछ सकते हैं। हम सभी आपके सहयोग के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहेंगे। लेकिन मुझे पता है कि आपने ये जंग जो जीती है वो अच्छों को पसीने आ जाते हैं उस जंग को जीतने में। तो आप सच में ही एक बहुत ही कर्मठ महिला हैं। हम सभी आपको फिर एक बार सलाम करते हैं। होप ऑफ डेस्टिनेशन की ओर से मैं विकास मिश्रा आप सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि फिर से इंद्रजीत को आप लोग नए मुकाम पर पहुंचने के लिए, नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए आशीर्वाद दें, जिससे कि ये हमेशा आगे बढ़ सकें। इंद्रजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे YouTube चैनल पर आए और एक छोटा सा साक्षात्कार आपने दिया। इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।